हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 10 की विविध प्रश्नमाला 9 के 1 से लेकर के लगभग 9 तक प्रश्न किए थे। आगे के आने वाले प्रश्नों में अब हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो हमको आता है 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां प्रश्न जो हमें दिया गया किताब में, यदि बिंदु x y बिंदु 2 1 और 1 - 2 से समान दूरी पर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो हमको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है प्रश्न के अंदर कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु मान लीजिए B। पहले बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे 2 और 1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखे 1 - 2। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई तीसरा बिंदु P है जिसका निर्देशांक x और y दिया हुआ है, और जितनी दूरी A से P की दी गई है प्रश्न में उतनी दूरी B से P की दी गई है। मतलब AP बराबर BP है। तब हमें 4 विकल्प हैं, उनमें से कौन सा विकल्प सही है वो हमें जांच करनी है। तो जब कभी भी यदि हमें A से P की दूरी B से P मतलब दो बिंदुओं से समदूर स्थित कोई तीसरा बिंदु स्थित होता है, ऐसी स्थिति में कोई भी प्रश्न हल करना होता है तो हम प्रथम दो दूरी अगली दो दूरियों के समान कर देते हैं। तो जैसे AP की दूरी बराबर B, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं और जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी में दो दूरियों की तुलना करते हैं तो दोनों में अंडर रूट का चिन्ह होता है। अंडर रूट का चिन्ह हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है। तो अपन यहीं पर अगर वर्ग कर दें, मैं इस प्रकार लिख दूं कि AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर, तो हमें यहाँ अंडर रूट का चिन्ह लगाने की सूत्र में आवश्यकता नहीं होगी और हम यहाँ पर सूत्र इस तरीके से लिख सकेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें अपन अब मान रखते हैं। तो एक ध्यान रखना बेटे कि जब कभी भी हम मान रखते हैं तो जैसे इसके निर्देशांक मैंने x1 और y1 मान लिए, इसके निर्देशांक मैंने x2 और y2 मान लिए। तो मैं यहाँ से मान रख रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे x - x1 का मान 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर। इधर जैसे हम BP की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर मैंने x1 और y1 मान लिया, इसे x2 और y2 ही रहने दिया। तो अपन लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y और माइनस का 1 है तो प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये मान रखा। अब इसे हम सरलतम करते हैं तो ये हमारा एक बीजगणित का सूत्र बन गया, A - B का होल स्क्वायर, ऐसे ही A + B का होल स्क्वायर। तो अपन ने सूत्र पढ़ा है, यदि कहीं पर A - B का होल स्क्वायर आ जाता है तो A - B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB + B स्क्वायर, और A + B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB + B स्क्वायर। तो हम इस सूत्र के अनुसार इसे सरल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस के 4x + 4। इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस के 2y + 1 बराबर, ऐसे इसको लिख सकेंगे x स्क्वायर माइनस का 2x + 1, इसको लिख सकेंगे प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4। इस तरीके से हमने A + B या A - B का होल स्क्वायर के अनुसार हमने सूत्र के अनुसार इसे सरल किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो जैसे ये x स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर से कट गया, y स्क्वायर है इस y स्क्वायर से कट गया, इसके अलावा ये 4 इस 4 से कट जाएगा, इसके अलावा ये 1 इस 1 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास इधर तो बचा माइनस के 4x और माइनस का 2y, इस पक्ष में बचा माइनस का 2x
और प्लस का 4y, इनका मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 4y हो जाएगा और बराबर 0। अच्छा, 4x माइनस के और ये प्लस के 2x है, यदि इसमें से इसको सरल किया जाए तो हमारे पास में क्या बचता है, 4x माइनस प्लस के 2x, तो यहाँ बचे माइनस का 2x माइनस का और माइनस का 4y, तो मिलके हो गया माइनस का 6y और बराबर 0। अच्छा बेटा, इन दोनों में से यदि कॉमन लिया जाए तो एक तो माइनस का चिन्ह कॉमन आ सकता है और एक 2 का कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बच जाएगा x और ये प्लस का हो जाएगा 3y बराबर 0। यदि हम इस 2 का इसमें भाग दे दें तो माइनस 2 का भाग देने पर जैसे हमने माइनस 2 का 0 में भाग दिया तो हमारे पास बचा x प्लस। इस तरीके से ये हमारा एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ। x प्लस 3y बराबर 0 एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो कथन अपन को दिए गए 4 उनमें से ये कथन है वो कथन हमारा सत्य होगा। देखो, जब कभी भी यदि 2 बिंदुओं से समान दूरी पर कोई तीसरा बिंदु स्थित होता है तो आप सबसे पहले 2 बिंदु अंकित करेंगे, तीसरा उनसे समान दूरी पर एक तीसरा बिंदु अंकित कर लेंगे, इन बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए जाएंगे या इसके निर्देशांक XY दिए गए। तो अपन यहाँ पर 2 बिंदुओं से समदूर स्थिति के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि AP की दूरी किसके बराबर दी हुई है, BP की दूरी के। तो अपन ने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया और यहाँ से अपन ने x1 y1 और x2 y2, यहाँ से x1 y1 और x2 और y2 के मान रख के हमने तुलना की, तो हमें यहाँ से 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अच्छा बेटा, प्रश्न नंबर 11 जो हमको दिया गया है, ऐसा प्रश्न हम पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं या इससे पहले प्रश्नावली जब हमने पढ़ी उस समय भी 2-3 प्रश्न आए थे और हमने वहाँ पर भी हल किए थे। हमें एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए गए हैं। पहला शीर्ष जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 4, दूसरे के -5 4, तीसरे के -5 -3 और चौथा का 1 और -3 है। और ये कहा जा रहा है कि इन शीर्षों से बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो हमने चतुर्भुज 4 प्रकार के पढ़े हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। समांतर चतुर्भुज में हमने ये पढ़ा है कि यदि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और उसके अलावा इसके दोनों विकर्ण असमान माप के हों तो हम कहेंगे कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज में यदि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान माप की हो और दोनों विकर्ण असमान माप के हो तो हम ये कहेंगे कि यह एक समचतुर्भुज है। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान और इसके दोनों विकर्ण भी समान माप के हों तो हम कहेंगे यह एक आयत है। और वर्ग में यदि इसकी चारों भुजाएं समान माप की हो, यदि इसकी चारों भुजाएं समान माप की हो और दोनों विकर्ण भी समान माप के हो तो यह एक वर्ग है। हम क्या करेंगे, पहले AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की निकालेंगे, CD की निकालेंगे, AD की निकालेंगे, विकर्ण AC और विकर्ण BD की माप ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के पश्चात हम ये जानकारी करेंगे कि इन चारों में से किस प्रकार का चतुर्भुज है। यदि इन चारों में से किसी भी प्रकार का प्राप्त नहीं होता है तो हम ये कहेंगे कि इससे बनने वाला कोई भी चतुर्भुज नहीं होगा। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस प्रश्न को आप लोग खुद विद्यार्थी खुद आप करेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न हम पहले 2-3 कर चुके हैं, तो उनके आधार पर आप लोग इसको कर सकेंगे। अगला हमें प्रश्न 12 सवाल में दिया गया है बिंदु -2 0 2 0 2 2 0 4 -2 2 को क्रम से इससे कौन सी आकृति बनती है। ये ग्राफ वाला प्रश्न है। एक ग्राफ के पन्ने पर अपन इसको बना सकेंगे, जैसे मैं यहाँ पर इसको एक ग्राफ या आलेख के अनुसार आपको समझा रहा हूँ। जब कभी भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों को या तो अपन एक ग्राफ के पन्ने पर बनाते हैं या अपन अपनी कॉपी में स्केल की सहायता से अपन फिक्स माप दूरी नापते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा खींची जिन्हें अपन एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु होगा, उस स्थान पर 0 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, फुटा से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु अंकित करेंगे। जैसे एक बिंदु अंकित किया 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर,
फुटा से अपन 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार नाप लेंगे और माप करके अपन इस प्रकार से चिन्ह अंकित कर लेंगे। हर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु अंकित होंगे। गिनती अंकित कर लेंगे, जैसे यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से अपन गिनती अंकित कर लें। तो ये मैंने ग्राफ आलेख में गिनती अंकित की। जैसे हम गिनती अंकित कर लेते हैं तो अब इन बिंदुओं को हम इस ग्राफ या आलेख में अंकित करेंगे। सबसे पहला -2 0, x का मान -2 और y का मान 0 है, तो x के -2 पर ही बिंदु अंकित होगा। दूसरा 2 और 0 प्लस का 2, x अक्ष का प्लस का 2 और y का मान 0 है, तो x अक्ष के प्लस के 2 पर अंकित होगा। तीसरा है 2 पे 2, x का मान 2 और y का मान भी 2 है, तो x का मान 2 ये रहा, y का मान 2, तो x के ऊपर और y की सीध में तीसरा मान अंकित हो जाएगा। अगला मान जो दिया गया है 0 और 4, तो 0 और 4, y का मान 0, y का मान 4 है, x का मान 0 है, तो y के 4 पर अंकित हो जाएगा। अगला मान -2 और 2 है, तो x का मान -2 ये रहा, y का मान +2 यहाँ पर है। या मैंने बिंदु A लिखा, या बिंदु B लिखा, यहाँ पर C लिखा, यहाँ पर D लिखा और यहाँ पर E लिखा। अब स्केल की सहायता से मैंने A को पहले B से मिलाया, फिर B को C से मिलाया, C को D से मिलाया, D को E से मिलाया और E को इससे मिलाया, तो ये हमारा एक बहुभुज बना। अब यह किस प्रकार का बहुभुज है, तो हम यहाँ पर देखें अपने पास में 1 2 3 4 5, यदि कोई भी बहुभुज 5 भुजाओं वाला है तो वह एक पंचभुज कहलाता है। तो ये हमारी जो आकृति बनी एक पंचभुज की आकृति है। तो इस ग्राफीय आलेख के अनुसार हमने ये जानकारी कर पाए हैं कि इस ग्राफीय आलेख के अनुसार इन बिंदुओं से एक पंच बहुभुज का निर्माण हुआ है। पंचभुज 5 भुजाओं वाला एक आकृति का बहुभुज हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा प्रश्न इस तरीके से ग्राफीय आलेख में हम हल कर सकते हैं, बना करके प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, 13वें प्रश्न में हमें क्या कहा जा रहा है, बिंदु 1 2 और 6 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3 4 किस अनुपात में विभाजन करता है। या हमें अनुपात में विभाजन करना है या हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है, मैं यहाँ पर एक कच्चा आलेख बना रहा हूँ प्रश्न के अनुसार, कि पहले हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A लिखा, दूसरा बिंदु B लिखा। पहले बिंदु जो है उसके निर्देशांक 1 और 2 हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक 6 और 7 हैं। इन बिंदुओं को मिलाने वाले किसी एक बिंदु है, उस बिंदु के भी हमें निर्देशांक दे रखे 3 और 4, और ये कहा जा रहा है कि यह किस अनुपात में विभाजन कर रहा है। देखो यहाँ पर हमें प्रवणता ज्ञात करनी है, m1 अनुपात m2 का मान। यदि किसी भी प्रश्न में 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु और तीसरा बिंदु का भी x और y के निर्देशांक दिए हो और हमें प्रवणता ज्ञात करनी हो, तो आप या तो उस प्रवणता को m1 अनुपात m2 मान लो, या आप चाहो तो उसको सरल करने के लिए k अनुपात 1 मान सकते हो या लैम्बडा अनुपात 1 मान सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर m1 के स्थान पर इसको मैंने इस प्रकार व्यक्त करके लिख दिया कि यह k अनुपात 1 में अंत विभाजन करता है। अब k के स्थान पर m1 के स्थान पर मैंने k लिखा है और m2 के स्थान पर मैंने 1 लिखा है, तो ये k अनुपात 1 में अंत विभाजन कर रहा है। यदि कभी भी इस प्रकार से प्रवणता ज्ञात करनी हो और यदि इस बिंदु जिससे विभाजन हो रहा है उस बिंदु के निर्देशांक में x अक्ष का मान दिया हो तो x वाले सूत्र का प्रयोग करोगे, और y अक्ष का मान दिया हो तो y अक्ष वाले का प्रयोग करोगे। इस प्रश्न में हमें x अक्ष और y अक्ष दोनों के मान दिए हुए हैं, तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा हूँ, माना कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P जिसके निर्देशांक है 3 4,
द्वारा k/1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब हम यहाँ पर x वाले सूत्र के अनुसार निकालें तो x बराबर लिखेंगे अपन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब एक बात ध्यान रखना बेटो कि अपन यहाँ पर जैसे अब इस सूत्र में मान रखेंगे तो a के निर्देशांक x1 और y1 मान लिए जाएंगे, बिंदु b के निर्देशांक x2 और y2 मान लिए जाएंगे। m1 और m2 अनुपात k/1 में तो m1 का मान k हो गया, m2 का मान 1 हो गया। यहाँ पर p जो है ये हमारे x और y के मान माने जाएंगे, x और y के मान। अब हम x वाले सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हम x के स्थान पर रखेंगे, तो x के स्थान पर मैंने 3 लिखा बटे 1 लगाया बराबर m1 के स्थान पर k गुना x2 का मान 6 प्लस m2 के स्थान पर 1 गुना x1 का मान 1 और बटे में लिखेंगे अब k प्लस 1। इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 1 बराबर 6k प्लस 1 बटे k प्लस 1। यहाँ से हम इनका वर्ज गुणन कर देते हैं, तो जैसे इनका वर्ज गुणन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6k प्लस 1 बराबर 3 से करेंगे 3k प्लस 3। अब यहाँ से हम k का मान निकालने के लिए k चर का पक्षांतर, चरों को एक तरफ अचरों को एक तरफ करेंगे, जिसको कहते हैं पक्षांतर करना। तो 6k ये 3k इधर आएगा, माइनस का 3k हो जाएगा 3, ये इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से बचा 3k बराबर इधर बचा हमारे पास 2। यहाँ से हम k का मान लिखें तो k बराबर आ जाएगा 2। k का मान हमें 2/3 प्राप्त हुआ है। हमने जो प्रवणता मानी है यहाँ पर वो हमारी m1 अनुपात m2 थी और m1 अनुपात m2 हमने माना था k/1, मतलब m1 बटे m2 बराबर हम लिख सकते हैं k/1 और k का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 2/3 और बटे में 1। तो इसका मतलब ये हुआ m1 बटे m2 बराबर 2/1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी प्रवणता m1 अनुपात m2 बराबर 2/3। तो ये 2/3 में अंतः विभाजन करता है। जब कभी भी यदि इस प्रकार से दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक कोई बिंदु किसी अनुपात में अंतः विभाजन करता है और उस बिंदु के द्वारा प्रवणता ज्ञात करनी हो तो हम इस तरीके से यदि x अक्ष का मान दिया है तो x वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे और y अक्ष का निर्देशांक दिया हुआ है तो y वाले सूत्र का प्रयोग करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 14वां प्रश्न दिया गया है, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5 -4 और -3 2 है तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हमें प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि एक वर्ग है, जैसे ये मैंने एक वर्ग बना दिया कच्चा, इस वर्ग के अंदर 4 शीर्ष हैं ए बी, इसमें से हमें सम्मुख 2 शीर्ष दिए हुए हैं। मान लीजिए मैंने सम्मुख में ए बिंदु ले लिया जिसमें 5 और -4। अब बी के निर्देशांक नहीं होंगे, इसके सामने के निर्देशांक सी के होंगे -3 और 2, क्योंकि सवाल के अंदर सम्मुख लिखा गया है। सम्मुख का मतलब आप यदि बी के लेते हैं तो सम्मुख डी के लेने होंगे, ए के लेते हैं तो सम्मुख सी के लेने होंगे और इनको मिलाने वाला ये मैंने विकर्ण खींच दिया। अब हमसे ये कहा जा रहा है इस विकर्ण की माप क्या होगी। जब कभी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के 2 सिरों के निर्देशांक दिए हों और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो अपन ने 2 बीच की भी दूरी पढ़ा है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम विकर्ण AC की माप अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए पहला जो बिंदु है वो x1 और y1 मान लिए जाएंगे, दूसरे जो बिंदु है वो हम x2 और y2 मान लिए जाएंगे। यहाँ से हम मान रखते हैं तो ये हमारा x2 - x1
-3 -5 का वर्ग प्लस y2 - y1, 2 और माइनस के 4 और माइनस का सूत्र में है तो प्लस का 4 उसका वर्ग हो गया। 3 और 5 मिलके हो गया -8 का वर्ग, 2 और 4 मिलके हो गया 6 का वर्ग। हम -8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 6 6 36 हो जाएगा। 64 में यदि हम 36 जोड़ें तो ये हमारा अंडर रूट में टोटल 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल करें तो 100 के गुणनखंड हमारा 10 × 10, इसमें से जोड़ा बन के आ जाएगा 10। तो हम ये कह सकेंगे अतः विकर्ण की माप √10 है। अतः विकर्ण, इस तरीके से हम यदि किसी भी वर्ग में सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं और सम्मुख शीर्ष के आधार पर उस विकर्ण की माप ज्ञात करनी हो तो आप सबसे पहले ऐसे एक कच्चा आलेख बना लेंगे, सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक लिख देंगे, उनको मिला देंगे तो वह हमारे बीच की दो दूरी बीच की हो जाएगी, और इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके उस विकर्ण की माप हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा बेटे हो, आज के वीडियो में हम इतना ही कर पाएंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, यदि इस वीडियो में कोई समझ में ना आया, कोई कमियां हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें।